नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कोरोना के आंकड़े देश भर में कम हो रहे हैं, पॉजिटिव रेट गिरा है, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 7,336 कोरोना मरीज मिले हैं। कोविड के खिलाफ देश की जंग निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन इन सबके बीच एक और चुनौती सामने है, ब्लैक फंगस की। अब तक इस बीमारी के बारे में सोशल मीडिया में सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको ब्लैक फंगस पर डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये क्या है, क्यों है और अगर है तो इससे बचे कैसे। सारी बातें विस्तार से। कोरोना की सेकेंड वेव ने हिंदुस्तान की कमर तोड़ दी। सांसों की मारामारी कम थी, जो एक और बीमारी आ गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। एक वक्त था कि देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस निकलते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। बात अगर यूपी की करें तो यहां कोरोना की सार्थक लड़ाई का नतीजा दिख रहा है, लेकिन नतीजे प्रदेश के फेवर में हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने जंग जीत ली है। यूपी के साथ साथ देश में कोरोना के अलावा एक और बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है, ब्लैक फंगस। मेडिकल साइंस की भाषा में म्यूकरमाइकोसिस और हिंदी में श्लेष्मा रोग। कोरोना से जैसे जैसे लोग ठीक हो रहे हैं, वैसे वैसे ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर यूपी की करें तो कानपुर और मेरठ ये 2 ऐसे जिले हैं जहां ब्लैक फंगस के कई मरीज मिले हैं। कानपुर में 50 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। कानपुर की हालत ये है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन मिलने में लोगों को परेशानी हो रही है। इलाज क्या हुआ इनको? तो क्या इलाज वगैरह? जो इंजेक्शन है और टैबलेट है वो मिल नहीं रही है। क्यों? यहाँ उपलब्ध नहीं है और मार्केट में भी सब घूम घूम कर परेशान होते हैं। कानपुर में ब्लैक फंगस का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि दवाओं की शॉर्टेज को लेकर मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी है, लेकिन ज्यादातर दवाइयां उपलब्ध भी हैं। ब्लैक फंगस की केवल एक दवा बाजार में इस समय कुछ शार्ट है और बाकी ब्लैक फंगस की कई अन्य दवाएं हैं जो बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एक दवा एम्फोट्रोफिन B50 mg है, वो 1-2 दिन में आने की संभावना है। अभी बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध है और बाकी जो अन्य फंगल की दवाएं हैं वो बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एंटी फंगल इंजेक्शन जिस तरह से धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहा है, इस पर वक्त रहते कदम उठाने की जरूरत है, वरना हालात रेमडेसिविर जैसी हो सकती है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि यूपी सरकार ने 100 एंटी फंगल इंजेक्शन दिए हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आज पेट में इस समय 4 पेशेंट हैं। एक की बायोप्सी हो चुकी थी, जिसका ब्लैक फंगस पॉजिटिव आ गया बायोप्सी से, और 2 की बायोप्सी चल रही वहाँ पर, और तीसरा भी जो चौथा एडमिट हुआ है। तो इनको लेकर हमारे पास टोटल अभी 4 पेशेंट हैं। ENT, आई और न्यूरो सर्जरी की जो हमारी टीम बनाई थी वो टीम लगी हुई है। शासन ने हमको करीब 100 इंजेक्शन दिए हैं अभी, और जो आज से हम इंजेक्शन से भी ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे सपोर्टिव ड्रग है, दवाइयाँ हैं, वो बराबर चल रही हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सिर्फ 4 मरीजों की बात कह रहे हैं, लेकिन जिले के अलग अलग अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज हैं और मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन सिर्फ 100 हैं। बात अगर मेरठ की करें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ब्लैक फंगस के 42 मरीज मिले हैं, जिसमें 3 की मौत हो गई है। मेरठ में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अड़ोस पड़ोस के जो जिले हैं वहाँ से भी पेशेंट रेफर होकर आए हुए हैं, जैसे मुरादाबाद से भी हैं पेशेंट, बड़ौत से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, सहारनपुर से हैं। तो कुल मिला के हमारे मरीजों की संख्या 42 है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे लगता है कि बहुत अब कंट्रोल होना शुरू हो रहा है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की आफत आए उससे पहले जरूरी है कि खुद ही सावधान हो जाए। ब्लैक फंगस फैलता कैसे है, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा है, और अगर ब्लैक फंगस हो जाए तो क्या करें। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने सीनियर सर्जन सुरेंद्र सकलानी से पूछा, तो उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में ब्लैक फंगस की पहेली सुलझा दी। ब्लैक फंगस हर उस व्यक्ति को हो सकता है जिसके इम्यूनिटी खत्म हो जाए, जिसकी शरीर कमजोर हो जाए और वो बहुत दिनों से कोविड में पड़ा हो, ऑक्सीजन चढ़ रही हो और
ये वायरस, ये फंगस जो है ये शरीर में भी मौजूद रहता है। मतलब आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तब ये उस पर अटैक कर देता है और तब ये पनपता है। डॉक्टर सकलानी कहते हैं कि ब्लैक फंगस कोई नई बात नहीं है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो ब्लैक फंगस मजबूत हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि खाने पीने का ख्याल रखें। ब्लैक फंगस की चपेट में कोविड से ठीक हुए लोग जल्दी आ सकते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो लोग हैं जिनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं होता, यानी अगर आप या आपका कोई करीबी शुगर का मरीज है तो उसे खास एहतियात की ज़रूरत है। अभी आप ये देखिएगा, उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के पेशेंट कोविड के संक्रमण लोगों को मिल चुका है। और यह फंगस जो है तभी होता है जब हम स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको जो चल रहा होता है और वो मरीज जो है भर्ती रहता है कोविड का मरीज, और उसका जो है स्टेरॉइड डायबिटिक हो और उसका शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो गया हो, तब ये फंगस जो है उस पर जो है संक्रमण करता है। लखनऊ के SGPGI के डॉक्टर अमित कहते हैं कि भले ही आप कोरोना को हरा कर लौटे हैं, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन है तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा कम है। ब्लैक फंगस और इसके प्रभाव को समझने के लिए इसे 4 स्टेज में बांट लीजिए। स्टेज 1 ये फंगस की शुरुआत है जो नाक से होती है। इसमें वायरस नाक में ही रहता है। स्टेज 1 में ब्लैक फंगस के लक्षण में जुकाम, नाक बंद हो जाना, नाक से ब्लड आना, दर्द, चेहरे पर सूजन और कालापन आना। स्टेज 2 में फंगस नाक के साइनस में पहुंच जाता है। आंख की एक नस साइनस से होते हुए ब्रेन में जाती है, इससे वो भी ब्लॉक होती है। स्टेज 2 के लक्षण, आंख में दर्द बढ़ता है, आंखों में सूजन आना शुरू हो जाता है, साथ ही आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। स्टेज 3 में वायरस आंख के अंदर चला जाता है, साथ ही फेफड़े में भी जा सकता है। स्टेज 3 के लक्षण, आंख हिलती नहीं है, बंद हो जाती है, जिससे दिखना भी बंद हो जाता है। फेफड़े में जाने पर खांसी और जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। स्टेज 4, इसमें वायरस ब्रेन में चला जाता है, मरीज बेहोश होने लगता है, कई तरह की मानसिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जो हिस्ट्री बताता है, जो मरीज अपनी लक्षण बताता है, बीमारी बताता है कि उसको ये हो गया है, कि उसको जनरली आँख के ऊपर सूजन आएगी, नाक बंद होने लगेगी, आँख का दिखाई देना कम हो जाएगा। ये नाक के आगे जो साइनस होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन करता है और उससे जो है फिर धीरे धीरे जा करके ब्रेन और आँखों में चला जाता है। ब्लैक फंगस का कोई लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह पर ही ब्लैक फंगस की दवाई लेनी चाहिए। ब्लैक फंगस में एक भी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त है, इसलिए जरूरत सही वक्त पर सही जानकारी की है। अगर वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंच गए तो ब्लैक फंगस को हराया जा सकता है। सबसे अधिक समस्या तब होती है जब ये वायरस मरीज के दिमाग में पहुंच जाता है। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर ये बीमारी स्टेज 1 और 2 में है और आप ENT सर्जन से संपर्क करते हैं तो वो सबसे पहले आपको दवा देगा और फिर 72 घंटे तक ऑब्जर्व करेगा। फ़ायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो मरीज का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और इजरायल ने गाजा पट्टी में छिपे उग्रवादियों पर इतने हमले किए कि उनकी कमर टूट गई। पाकिस्तान और दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा। इन सबके बीच पाकिस्तान के आतंकी भारत पर हमले की फिराक में है। इमरान खान के प्रिय आतंकी कश्मीर पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीरें और वीडियो आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। इजराइल के जबरदस्त प्रहार से गाजा शहर में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आसमान में बारूदी संग्राम से सनसनी मची है। धमाकों की आवाज से गाजा में खौफ पसरा है।
इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास में छिड़ी जंग से पूरी दुनिया सख्ते में है। लेकिन इसी खूनी संघर्ष के बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है। कटीली तारों पर टंगे झंडे से हुआ ये धमाका सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान परस्त आतंकी भी अब इसी वीडियो की तर्ज पर कश्मीर घाटी में हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इमरान के चहेते दहशतगर्द हमास की तरह भारतीय सेना पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले आतंकवादी संगठन हर उस हथियार को आजमाते हैं जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे अफगानिस्तान या दुनिया के अन्य मुल्कों में इस्तेमाल होने वाला स्टिकी बम हो या ISIS का तरीका आत्मघाती हमला। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी में है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले आपके लिए ये वायरल वीडियो देखना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर का है। गौर से देखिए, बॉर्डर की कटीली तारों पर फिलिस्तीन का झंडा टंगा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 5 जवान कटीली तारों के उस पार तैनात हैं। इनमें से एक जवान फिलिस्तीन के इस झंडे को उतारने की कोशिश करता है। वो झंडा उतार लेता है और पोल समेत उस झंडे को अपने साथियों के पास लेकर जाता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैग पोल को जमीन पर रखता है, एक जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद इजराइल के जवान हवा में कई फीट ऊपर उड़ जाते हैं। दरअसल ये वीडियो साल 2018 का है। इजराइल फिलिस्तीन बॉर्डर पर हुए इस फ्लैग पोल धमाके में इजराइल के किसी भी जवान की जान तो नहीं गई थी, लेकिन उसके 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने फ्लैग पोल में IED प्लांट किया हुआ था और जैसे ही इजराइल के सैनिक ने उस फ्लैग पोल को जमीन पर रखा, धमाका हो गया। इस तरह के धमाके को अंजाम देने की प्लानिंग हमास ने पहले से कर रखी थी। सेना और मिलिटेंट्स के बीच में जो लगातार जंग जारी रहती है, उसमें दोनों ही नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज किस प्रकार से फिलिस्तीनी नए नए किस्म के IED का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। यही बात अफगानिस्तान में भी होती थी, जहाँ स्टिकी बम्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। और सुरक्षा कर्मी जो है लगातार इससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं, अपनी अपनी ड्रिल को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस तरह के फ्लैग बम से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकियों ने अब हमास की ही तरह फ्लैग बम से भारतीय सेना को निशाना बनाने की साजिश रची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हमास की फ्लैग बम वाली तकनीक के जरिए नए सिरे से हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हालांकि भारतीय सेना को उनके इस साजिश की जानकारी मिल चुकी है और सुरक्षा बल को इस तरह के खतरे से निपटने के लिए नए ड्रिल और तकनीक इजाद करने को कहा गया है। साथ ही खतरे को देखते हुए स्नीफर डॉग्स के इस्तेमाल की सलाह भी दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ऐसे फ्लैग बम सड़कों या पेड़ों के पास रखे हुए हो सकते हैं। ऐसे स्टिकी बम है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में भी किया गया था, अफगानिस्तान में कई बार किया गया है, तो वो भी कश्मीर के मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सुरक्षा कर्मी, जहां तक मेरी जानकारी है, कि इसके बारे में पूरी तरह से सचेत है और इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी मूवमेंट को में बदलाव लाना है, किस प्रकार से इस पर नजर रखना है, उसके बारे में पूरा सोच विचार किया जा चुका है। पहले पाकिस्तान के आतंकी संगठन सीधे सेना के काफिले पर गोलियां बरसाते थे या फिर छिपकर ग्रेनेड से हमला करते थे। हालांकि इस तरह के हमलों में नुकसान बहुत कम होता था और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का भी पूरा वक्त मिल जाता था। लिहाजा दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों के इजाद किए गए हमलों के नए नए तरीकों का जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल करना शुरू किया।
आपको याद होगा, अफगानिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तर्ज पर आतंकी संगठनों ने स्टिकी बम का इस्तेमाल शुरू किया। यही नहीं, एक समय में ISIS की तर्ज पर सुइसाइड हमलों का सिलसिला भी चल पड़ा था। पुलवामा हमला इसी तरह किया गया था। हमारी ट्रेनिंग में इस चीज के बारे में पूरा सचेत रहने के लिए किया जाता है। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है और इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई बार कोशिश होने के बावजूद भी आईडी ब्लास्ट से कैजुअलिटीज बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहे, कश्मीर में काफी आईडी लगाए जाते हैं लेकिन उनको बर्बाद कर दिया जाता है। आतंकियों के तमाम हथकंडों पर भारतीय सुरक्षा बल ने पानी फेरना शुरू किया तो उनके होश फाख्ता हो गए। दहशतगर्दों का मनोबल गिरने लगा और शायद यही वजह है कि अब वो फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के 2018 में इस्तेमाल किए गए फ्लैग बम का नुस्खा आजमाने की फिराक में है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट लेनी शुरू की है तो इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दिया। गांव में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिरा है। कैसे हुआ यह मुमकिन, क्या है आंकड़े, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के गांव में कोरोना के फन को योगी सरकार ने लगभग कुचल दिया है। सीएम योगी एक्शन में आए तो सभी 75 जिलों में इसका असर भी दिखाई दिया। रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला हिट रहा। गांव में कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से गिरा। गांव दर गांव ट्रेसिंग का काम अभी भी तेजी से जारी है और अब कोरोना कंट्रोल करने के लिए प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ जिलाधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लेने का आदेश दे दिया गया है। यूपी के कई जिलों में, फिर चाहे वो लखनऊ हो या रायबरेली या फिर मऊ, हर जिले में टेस्टिंग का काम तेजी से हो रहा है और लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में और इसी क्रम में जनपद राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने 2 चरण में 100% हाउस होल्ड को सर्वे का कार्य किया हुआ है। इसमें मेडिकल सर्विलांस हो रहा है। हमारी RRT और विशेष रूप से चेतक RRT जो मोटरसाइकिलों पे चलती हैं, गांव के हर गली मोहल्ले तक पहुंचती हैं। हर जो हमारी अगर संकरी सड़कें भी हैं वहाँ पे भी ये चेतक RRT पहुँचती हैं। हर घर के हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सिम्टोमेटिक है कि नहीं, इसको चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी लक्षणात्मक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से तभी के तभी हाथों हाथ उनको निःशुल्क दवाई की किट भी दी जा रही है। गांवों में तेजी से हो रहा है कोरोना पर काबू। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज 1 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। कुल 4.5 करोड़ टेस्ट में 2 करोड़ 34 लाख टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं। 70,000 निगरानी समितियां गांव में घूमकर संदिग्ध कोरोना मरीजों को चिन्हित कर रही हैं। योगी सरकार के रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले की WHO भी तारीफ कर चुका है। देश का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट यानी 3.5 दर्ज हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय केस 1,23,589 बचे हैं। यूपी के 4 जिलों में पॉजिटिव केस सिंगल डिजिट में है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में सभी 75 जिलों के सभी ब्लॉकों में निगरानी समिति बनाई गई है। प्रत्येक निगरानी समिति में 3 से 5 सदस्य आशा बहु, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। लक्षण संदिग्ध होने पर उनकी जांच भी कराई जाती है। कोई नहीं, पहले लक्षण थे बुखार के, दर्द जुकाम जी। और गांव में टीम जाती है? हाँ सर, टीम जाती है और हमारी आशा बहु हैं, घर घर दवाई सबको वितरित कर रही है। सबको बताती हैं कैसे खाना है दवा। गांव में हमारे 5 टीमें बनी हैं। प्रत्येक दिन 2-2 गांव देखती हैं और गांव में संक्रमण बढ़ा था लेकिन अब वहां पे सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जो भी संक्रमित या लक्षण युक्त मरीज हैं उनको दवा उनको घर पे दी जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉकों में 3 RRT टीम होती है जिसमें फार्मासिस्ट, NM और डॉक्टर होते हैं। और अब तो सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों को भी जिले में जाकर जायजा लेने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 मई से एक अभियान छेड़ा और ये अभियान था कि 4 लाख के ऊपर जो आशा के सदस्य हैं, आंगनवाड़ी के हैं
उसके अंदर अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं वो घर घर जाके एक प्रकार से दस्तक का अभियान करते हुए उन लोगों ने चिन्हित करा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई लक्षण हैं तो उनको तुरंत मेडिकल किट दी गई है, टेस्टिंग करी जा रही है, RRT को पहुँचाया जा रहा है, रैपिड एक्शन टीम को पहुँचाया जा रहा है और उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल में योगी सरकार अब तक अव्वल साबित हुई है और अगर ऐसे ही गांव दर गांव टेस्टिंग होती रही तो जल्द ही यूपी से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और टाउटे तूफान को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। छत्तीस घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बारिश की बूंदें अभी भी दिल्ली एनसीआर समेत यूपी उत्तराखंड के कई इलाकों को भिगा रही हैं। इस बारिश से कई लोगों को मई की गर्मी से बड़ी राहत मिली, पारा भी नीचे आ गया। इस बारिश के पीछे की असली वजह है टाउटे तूफान। देश के पश्चिमी तट पर कर्नाटक महाराष्ट्र से होते हुए ये तूफान गुजरात से आगे पहुंच चुका है। तटीय राज्यों में टाउटे ने कहर मचा दिया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में यह बारिश राहत की फुहारें लेकर आई है। यूपी की बात करें तो यहाँ नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा से लेकर बस्ती, प्रयागराज और वाराणसी तक बारिश का असर देखा जा रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अब टाउटे तूफान कमजोर पड़ रहा है। यूपी तक पहुंचने से पहले तूफान ने महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं यूपी में बारिश से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। खासकर कि आम की पैदावार को आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा है। यूपी में लखनऊ, हरदोई, महोबा, रायबरेली, शाहजहांपुर समेत कई इलाकों में तेज बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं हरदोई और नोएडा में लगातार हो रही बारिश से बाहर रखा हुआ गेहूं भीग गया। यूपी में जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 9 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं पश्चिमी तट के बाद अब पूर्वी तट पर यास चक्रवाती तूफान का खतरा खड़ा हो गया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये चक्रवात तेजी से पूर्वी तटों की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अभी चक्रवात की दूसरी वेव झेलने के लिए देश को तैयार रहना होगा। भले ही तूफान के साथ आई बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन सच ये है कि लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।